हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन की इस नई सीरीज में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शंस, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ये देखिए, रिडॉक्स अर्थात रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों अपचयन, प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो वो सभी अभिक्रियाएं जहां पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ होते हैं, हम उनको रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आगे आप कुछ जो एपिसोड्स देखेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया इस सीरीज के अंदर, मैं आपको यही बताता हुआ दिखूंगा। आज सबसे पहले जब मैं ऑक्सीकरण या अपचयन को समझना चाहता हूं, तो हम सबसे पहले इसके लिए समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। जो हम ऑलरेडी परिभाषाएं जानते हैं कि ऑक्सीकरण या अपचयन क्या होता है। तो देखिए, जो ऑक्सीडेशन है, जिसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन का जुड़ना इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अथवा हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन का निकलना इसका मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, इसका मतलब हमेशा यही होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या फिर हाइड्रोजन निकलती है। तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना होता है। ये देखिए, और इसकी जगह अगर हम बात करते हैं अपचयन को हम रिडक्शन बोलते हैं। ये जो रिडक्शन है, इसकी परिभाषा है, इस प्रक्रम में जैसे हमने ऊपर लिखा था ऑक्सीजन का जुड़ना, यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजन का जुड़ना जिसको हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अथवा ऑक्सीजन का निकलना होता है। ऑक्सीजन का निकलना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो ये हमको अपचयन की परिभाषा पहले ही पता है ना। अब इस चैप्टर में जो हम ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करने जा रहे हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर है। ये देखिए, हम ऑक्सीकरण, जिसको हमने ऑक्सीडेशन बोला है, अथवा अपचयन, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं, को ऑक्सीकरण संख्या को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, के आधार पर
ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित आप करेंगे? तो देखिए, यहां सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, जिसको हमने ऑक्सीकरण संख्या बोला है। ऑक्सीकरण अंक भी बोल सकते हो आप, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या। जो ऑक्सीडेशन नंबर है, किसी भी परमाणु पर, किसी भी अणु पर, किसी भी आयन पर उपस्थित कुल आवेश जो होता है, उसी को हम उसका क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक। तो देखिए, इसकी परिभाषा कुछ ऐसे लिखी जाएगी। परिभाषा में हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं? किसी भी प्रजाति, प्रजाति का मतलब यहां पर है, मतलब परमाणु, अणु अथवा आयन, यह प्रजाति का मतलब है। तो किसी भी प्रजाति पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा या कुल आवेश को, आवेश का मतलब चार्ज है, आवेश को ही हम ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अब सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक के ऊपर आधारित किसी भी प्रॉब्लम को अटेंड करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसे आयन या अणु हैं जिनके ऑक्सीकरण अंक हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि ये फिक्स्ड हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वन बाय वन इनको जरूर बताना चाहूंगा। तो देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं कुछ प्रजातियां, प्रजातियों का अभी मैंने आपको ऊपर मतलब बताया, परमाणु, अणु अथवा आयन। तो कुछ प्रजातियां तथा उनके फिक्स्ड ऑक्सीकरण अंक। ये देखिए बच्चों, तो मुझे अगर ये पता होंगे तो मैं बहुत आसानी से किसी भी दूसरे परमाणु, अणु अथवा आयन का ऑक्सीकरण अंक कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो जैसे यहां पर मैं सबसे पहले लिखता हूं केस 1 में, जो आवर्त सारणी का पहला वर्ग है, आवर्त सारणी के पहले वर्ग में जो परमाणु या तत्व उपस्थित हैं वो कौन कौन से हैं, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। और इनके फिक्स ऑक्सीकरण अंक होते हैं। क्यों होते हैं ये अभी मैं आपको जब आवर्त सारणी आगे पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। तो देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में उपस्थित, प्रथम वर्ग मतलब फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम और क्या कहते हैं, प्रथम वर्ग को हम क्षारीय धातु कहते हैं अथवा क्षारीय धातु। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्षारीय धातु, है ना, फर्स्ट ग्रुप अथवा क्षारीय धातु। तो प्रथम वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों का उनके यौगिकों में जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो फिक्स होता है। उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण अंक, ये देखिए इसका मान हमेशा +1 होता है।
ये फिक्स्ड है बच्चों। कौन कौन है ये देखिए, जैसे जो प्रथम वर्ग है क्षारीय धातुओं का, उसमें ये है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। ये फ्रेंशियम है ना। आरबी का मतलब रुबिडियम है, और सीएस का मतलब सीजियम है, और एफआर का मतलब फ्रेंशियम है। बाकी मुझे लगता है कि आपको पता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ये मैं हाइड्रोजन को यहां पे कट कर रहा हूं, है ये प्रथम वर्ग में, लेकिन ये अधातु है, और हम ऊपर लिखे हैं क्षारीय धातु, तो बाकी सभी क्षारीय धातु हैं। अच्छा, फ्रेंशियम को मैं इसलिए कट कर रहा हूं, ये रेडियोधर्मी है। तो आप बोलेंगे सर इससे क्या हुआ? जो रेडियोधर्मिता होती है, रेडियो एक्टिव, इसका मतलब होता है कि ये जो तत्व है ये खुद ही विघटित होता रहता है, टूटता रहता है, तो इसलिए इसको रखा गया है क्षारीय धातुओं के साथ, लेकिन इसके बहुत सारे जो यौगिक हैं, अणु हैं, वो नोन नहीं है। तो हम हाइड्रोजन क्योंकि अधातु है उसको कट कर दिया, अलग कर दिया, और फ्रेंशियम क्योंकि रेडियोधर्मिता शो करता है इसलिए उसको भी अलग कर दिया। बाकी ये सभी क्षारीय धातु हम बात कर रहे हैं। किसी भी यौगिक में अगर आप इनको देखोगे, हमेशा आप प्रत्येक परमाणु के लिए +1 ऑक्सीकरण अंक बताओगे। क्या बताओगे? +1 ऑक्सीकरण अंक। अच्छा, इनको याद बच्चों ऐसे रखा जा सकता है, ये मैं आपको आगे आवर्त सारणी में पूरा कॉन्सेप्ट ही बताता। ये देखिए, हाइड्रोजन को ह, ये ली, ना, के, रब, सजे। कहां सजे? फ्रांस में। ये देखिए, हलीना के रब सजे, कहां सजे? फ्रांस में। तो आपको एकदम याद हो गया कि जब भी हम प्रथम वर्ग या क्षारीय धातु की बात करेंगे, हमेशा हमारे पास इस प्रकार के तत्व होंगे। हाइड्रोजन ऑब्वियसली अधातु है इसलिए हमने इसको यहां पे क्रॉस कर रखा है, और फ्रेंशियम रेडियोधर्मी है इसलिए हमने इसको क्रॉस कर रखा है। तो सभी को याद रहेगा। तो जब भी आप इनमें से कोई भी तत्व किसी यौगिक में देखोगे, हमेशा कितना ऑक्सीकरण अंक उसको प्रदान करना है? +1। ओके, तो चलिए ये सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए, कुछ और केसेस को यहां पर ऐड करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे इसके बाद मैं यहां पे केस 2 में ऐड करता हूं क्षारीय मृदा धातु, केस 2। और ये जो क्षारीय मृदा धातु हैं, ये कहां पर उपस्थित हैं आवर्त सारणी में? जो सेकंड वर्ग है, द्वितीय वर्ग, सेकंड ग्रुप, उनको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग बोल लीजिए, सेकंड ग्रुप बोल लीजिए, या फिर क्षारीय मृदा धातु बोल लीजिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं इनको। मृदा का मतलब होता है जनरली जो अर्थ होती है, मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें ये मिलते हैं, क्षारीय मृदा धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये देखिए, में उपस्थित जो सभी तत्व हैं, सभी तत्वों का उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण अंक ये भी देखिए फिक्स होता है, ये +2 होगा, ये फिक्स्ड है। तो अब क्षारीय जो मृदा धातु हैं, एल्कलाइन जो अर्थ मेटल हैं, वो कौन कौन से हैं? ये देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसमें ये जो रेडियम है बच्चों, ये फिर रेडियोधर्मी है। तो ये अपने आप ही विघटित होता रहता है ना। इसको हमने यहां पे हटा दिया है। और ये देखिए, याद हम ऐसे रख सकते हैं इनको, बेटा मांगे कार,
बेटा मांगे कार, सुंदर बापू रोएं। तो इस प्रकार से मैं पूरी आवर्त सारणी आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा, जिनको न्यूमोनिक बोलते हैं। तो बेटा मांगे कार, सुंदर बापू रोएं, और यहां पे जो बीई है ये बेरिलियम है, एमजी मतलब मैग्नीशियम है, सीए मतलब कैल्शियम है, एसआर मतलब स्ट्रोंशियम है। हिंदी में तुम लिख सकते हो उसको अपने आप ही। बीए मतलब बेरियम है, ये देखिए, बीई मतलब बेरिलियम है और बीए मतलब बेरियम है, और आरए मतलब रेडियम है। तो आपको सभी के नॉमेनक्लेचर नाम भी पता होने चाहिए कि ये तत्व होते क्या हैं। तो इनमें से किसी भी तत्व को अगर आप किसी यौगिक में देखोगे तो इनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो फिक्स्ड है +2, आप इनको +2 असाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण ये देखिए, मान लेता हूं मेरे पास NaCl है, नमक है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि जो NaCl में Na दिख रहा है, ये अभी हमने वहां पे देखा है क्षारीय धातु है। तो Na के ऊपर कितना आवेश होना चाहिए? आंसर है +1। लेकिन हम देख रहे हैं हमको NaCl पर आवेश तो 0 दिखता है। तो 0 कैसे हो गया? क्योंकि सोडियम अगर +1 आवेश रख रहा है तो क्लोरीन पर -1 होगा, ये देखिए। तो इससे ओवरऑल या परिणामी आवेश का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? तो इसलिए परिणामी जो यौगिक होता है, परिणामी जो NaCl है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि सोडियम क्षारीय धातु है, +1, क्लोरीन पर -1, इसलिए यहां पर ओवरऑल आवेश, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया है? 0 हो गया है, 0 हो गया है। ऐसे भी मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल आगे बता रहा हूं। तो केस 2 क्लियर हो गया सभी को? क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, इनके हमको आवेश अब हमेशा याद होने चाहिए। चलिए कुछ और केसेस को ऐड करते हैं, ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में बच्चों। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि NaCl में सोडियम का ऑक्सीकरण अंक बताओ, तो आपका आंसर होगा +1। और ऐसे ही NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक बताओ, तो आपका आंसर होगा -1। ठीक है, अब मैं केस 3 को लिखता हूं यहां पे। कोई भी उदासीन अणु, ये देखिए, कोई भी जो उदासीन अणु है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, का ऑक्सीकरण अंक ये हमेशा 0 होता है, ये देखिए 0 होता है। तो जैसे मैं यहां पे अणु लिखता हूं और इनके ऑक्सीकरण अंक, तो जैसे बहुत ही पॉपुलर है वाटर, H2O। तो ओवरऑल H2O पर कितना आवेश है? आंसर है 0, 0, ये देखिए। तो ये इसका ऑक्सीकरण अंक है। ऐसे अगर हम CO2 लेते हैं तो CO2 पर कोई भी आवेश नहीं दिख रहा, इसका मतलब 0 आवेश। ऐसे में CO लेता हूं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके ऊपर कितना आवेश है? 0, तो ऑक्सीकरण अंक 0 है। ऐसे ही CH4, इसको हम मीथेन बोलते हैं। तो CH4 के ऊपर आवेश 0 है। अब कोई भी ले लीजिए इस प्रकार का उदासीन अणु, जैसे अमोनिया, तो कितना आवेश है? आंसर है 0। ठीक है, इसकी जगह जैसे हमने यहां पे ले लिया C2H4, ये एथिलीन है, और इसके ऊपर
आवेश शून्य है। ये C2H2 एसिटिलीन है। ये सब हम अभी जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण है उसमें नामकरण पढ़ेंगे बच्चों, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो यहां पर आवेश शून्य है। इनमें से कोई भी अगर अणु आप किसी यौगिक में देखोगे तो हमेशा कितना आवेश इनके लिए लिखोगे? शून्य, जीरो। केस फोर्थ पर आ जाते हैं। अगर इसकी जगह कोई भी आयन मिलता है आपको तो आयन पर जो आवेश होगा वो हमेशा उसी का ऑक्सीकरण अंक होगा। ये देखिए, किसी आयन का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, ये बराबर होगा उसके ऊपर उपस्थित आवेश के। जैसे मैं यहां पे कुछ उदाहरण लिखता हूं तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं आयन और इनके ऑक्सीकरण अंक। जैसे यहां पर अभी अपन बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखिए, जैसे इसका आयन जो बहुत ही पॉपुलर है, कार्बोनेट आयन, CO3-2। तो इसके ऊपर कितना आवेश दिख रहा है? -2। तो यही तो इसका ऑक्सीकरण अंक है। तो किसी आयन पर, किसी परमाणु पर, किसी अणु पर उपस्थित कुल आवेश को ही ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं। इसी को हम यहां पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे अब हमारे पास बहुत सारे आयन हैं ऐसे। देखिए, यह है बहुत ही पॉपुलर सल्फेट आयन। तो जो सल्फेट आयन है, -2 इसका ऑक्सीकरण अंक है। फॉस्फेट, PO4-3, यह फॉस्फेट आयन है, -3 इसका ऑक्सीकरण अंक है। नाइट्रेट, NO3-1, तो -1 इसका ऑक्सीकरण अंक है। इसकी जगह OH-, ये देखिए हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये नाम भी आपको बच्चों हमेशा टेस्ट पर होने चाहिए, ये आपकी हमेशा बहुत हेल्प करेंगे, है ना। तो सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऐसे ही देखिए साइनाइड आयन। तो जो साइनाइड आयन है इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं -1 आवेश है। इसकी जगह जैसे अगर हम यहां पर लेते हैं R विद फ्री वैलेंसी, ये R का मतलब एल्किल समूह से होता है बच्चों, एल्किल समूह। ये एल्किल समूह क्या होते हैं? R, अगर यहां पे देखिए एक कार्बन है और ऐसे संयोजकता फ्री है, वैलेंसी फ्री है, तो इसको कहते हैं मैथिल। ऐसे ही अगर इसकी जगह C2H5 कर देंगे तो एथिल। तो कोई भी एल्किल समूह को मैथिल, एथिल, प्रोपिल हमेशा हम R और फ्री वैलेंसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इनमें से कोई भी अगर आपको दिखेगा कभी किसी यौगिक में, मैथिल, एथिल इत्यादि इत्यादि, हमेशा +1 आवेश आप इनके ऊपर लिखोगे। कितना लिखोगे? +1, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है इसलिए लिखते हैं। ये यहां पे आप देख रहे हैं एक वैलेंसी फ्री दिख रही है सभी के अंदर, तो +1 इनमें से किसी के लिए भी हम हमेशा आवेश असाइन करेंगे। इसकी जगह जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास हेलोजन है, हैलाइड फॉर्म में, हेलोजन हैलाइड फॉर्म में उपस्थित हूं। ये देखिए, तो हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक
ये हमेशा आप -1 असाइन करोगे। कितना असाइन करोगे? -1। हेलोजन में कौन कौन आते हैं? जैसे ये देखिए, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन इत्यादि। ये देखिए बच्चों, समझ रहे हैं आप? तो ये सारे आयंस बहुत ही पॉपुलर हैं। कुछ आयंस मैं वहां पे और लिखता हूं, तो पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, जैसे ये भी है मेरे पास NH4+1, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। कितना आवेश दिख रहा है? +1 दिख रहा है। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण अंक +1 है। तो पूरे अमोनियम आयन का +1, पूरे कार्बोनेट आयन का -2, पूरे सल्फेट का -2, पूरे फॉस्फेट का -3, पूरे नाइट्रेट का -1, पूरा हाइड्रोक्साइड आयन का -1, पूरे साइनाइड आयन का -1। तो ये बहुत ही पॉपुलर आयन्स हैं जो पूरी केमिस्ट्री में आपके साथ चलते हैं बच्चों, इसलिए आपको हमेशा याद होने चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा केस? केस 3, जिसके अंदर हमने यहां पर केस 4 है, बल्कि है ना। तो अब मैं यहां पर आ जाता हूं केस 5 के ऊपर। ये देखिए, केस 5 में मैं यहां पे बात करूंगा हाइड्रोजन के यौगिकों की। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक, जो हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं बच्चों, इनको हम हाइड्राइड बोलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये नोट में लिखना जरूरी होगा, हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्राइड बोला जाता है। जो पूरी कार्बनिक रसायन है उसमें तो सारे ही कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं मुख्यतः, तो वो हाइड्राइड हैं। अब जो हाइड्राइड हैं, हाइड्राइड 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्राइड 2 प्रकार के होते हैं। या तो है धातु हाइड्राइड। ये देखिए, धातु हाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन सीधे धातु से जुड़ी होती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे ही धातु से जुड़ा होता है। और धातु जैसे अभी अपन क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, ये तो पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं धातु हाइड्राइड। और दूसरा जो हाइड्राइड का कैटेगरी है वो है अधातु हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड। तो धातु हाइड्राइड को हम बोल सकते हैं मेटल हाइड्राइड, और अधातु हाइड्राइड को हम बोल सकते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड। ये देखिए, तो अधातु हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु परमाणु सीधे ही अधातु से जुड़ा होता है। ये देखिए बच्चों, तो पहले हाइड्रोजन के किसी भी यौगिक में हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, धातु से या अधातु से। अब देखिए, जैसे यहां पे इसमें मैं लिखूंगा प्रत्येक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक धातु हाइड्राइड में, धातु हाइड्राइड में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ये कितना होता है?
ये देखिए -1 होता है, ये फिक्स है एकदम, ये -1 होता है। जैसे उदाहरण मान लेता हूं मेरे पास NaH है, इसका नामकरण आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्राइड। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे हाइड्रोजन सोडियम धातु से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और सोडियम के ऑलरेडी आप जानते ही हैं क्षारीय धातु है, इसके ऊपर कितना आवेश होता है, +1, बिल्कुल सही। तो फिर हाइड्रोजन पर कितना होगा, -1, इसलिए ओवरऑल कुल कितना ऑक्सीकरण अंक है सोडियम हाइड्राइड का, 0 है। तो देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम हाइड्राइड का कुल ऑक्सीकरण अंक बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, 0, 0। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम हाइड्राइड में सोडियम का ऑक्सीकरण अंक बताओ, तो आपका आंसर होगा +1। ठीक है बच्चों। और अगर हाइड्रोजन का पूछेगा तो -1, ये देखिए, तो बहुत आसानी से हम पहचान लेते हैं ऐसे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब भी धातु हाइड्राइड मिलेगा, प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो कितना होगा, -1। अगर इसकी जगह अधातु हाइड्राइड होता तो +1 होता, वो मैं यहां पे लिखूंगा। सबसे पहले ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप। देखिए बच्चों, तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। और इसमें आगे देखिए, अगर मैं अधातु हाइड्राइड लिखता हूं, अधातु हाइड्राइड में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ये +1 होता है। अब देखिए, जैसे उदाहरण जो अधातु के हाइड्राइड हैं, देखिए CH4, H2O, NH3, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अधातु हैं। यहां कार्बन, जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब अधातु हैं। ये ऑलरेडी हम 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, धातु अधातु। अभी धातु जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु हैं, ठीक है। आगे आवर्त सारणी में और ये सब डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फैमिली धातु को है बिलोंग करता है और कौन सा फैमिली अधातु को बिलोंग करता है। अब जैसे सपोज हम यहां पर वाटर ही लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर में कुल कितना आवेश है, तो आपका आंसर होगा 0। अभी अपन पढ़ के आए H2O में कुल आवेश, ये तो 0 है। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और अभी हमने पढ़ा कि अधातु हाइड्राइड में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। तो यहां पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये देखिए बच्चों, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन पर कितना होगा, +2 होगा। एक हाइड्रोजन पर +1, 2 पर +2, तो इससे मुझे ऑक्सीजन पर पता चल रहा है क्या, हाँ, -2। तो यहां प्रत्येक हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +1 है। तो ऐसे हम किसी पर भी बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी जगह मैं अमोनिया लेता, तो आपसे अगर पूछा जाए कि अमोनिया में कुल आवेश, कुल ऑक्सीकरण अंक, तो आपका आंसर होगा 0। यही हमने अभी पढ़ा है, इसी को हम ऑक्सीकरण अंक बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया में, तो देखिए 3 हाइड्रोजन परमाणु दिख रहे हैं, प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर +1, तो 3 पर कितना हो गया, +3, तो नाइट्रोजन पर कितना हो गया, -3, क्योंकि ओवरऑल 0 होना जरूरी है। तो इसलिए यहां प्रत्येक जो हाइड्रोजन परमाणु है उस पर तो हमेशा +1 ही होगा।
ठीक है ना बच्चों। इसकी जगह जैसे हमने यहां पर जो CH4 लिखा है, तो CH4 इसका मतलब कार्बन, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन पर +4 हो जाएगा कुल, एक हाइड्रोजन पर +1, तो कार्बन पर कितना आएगा -4। तो देखिए इससे फायदा ये हो रहा है कि हमको हाइड्रोजन के साथ साथ जो दूसरा यहां पर परमाणु उपस्थित है उस पर भी आवेश पता चल रहा है। तो अभी हम ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है कि हमने देखा हाइड्रोजन के 2 प्रकार के हाइड्राइड संभव हैं। एक धातु हाइड्राइड जिसमें प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण -1, और दूसरा अधातु हाइड्राइड। तो अधातु हाइड्राइड में प्रत्येक हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +1 है। ठीक है बच्चों। अब एक और यहां पर तत्व रह गया है जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी यौगिक में, वो है ऑक्सीजन। तो जैसे अपन ने हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्राइड बोला, वैसे ऑक्सीजन के यौगिकों को ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो मैं ये यहां पे लिखता हूं, पहले लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जो केस 6 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक, यह भी बहुत पॉपुलर और इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसा आपको मैंने बताया, ऑक्सीजन के यौगिकों को ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्साइड। तो देखिए जो ऑक्साइड के प्रकार हैं, ऑक्साइड के प्रकार, जो ऑक्साइड के प्रकार हैं बच्चों, उसमें मुख्यतः देखिए ये हैं। जो पहली कैटेगरी है ये है नॉर्मल या सामान्य ऑक्साइड की, सामान्य ऑक्साइड। जो दूसरी कैटेगरी है ये है परऑक्साइड की, परऑक्साइड। और जो तीसरी कैटेगरी है ये सुपर ऑक्साइड की है। ठीक है बच्चों। तो 1 बाय 1 इन तीनों का हम यहां पर विश्लेषण करते हैं। जो नॉर्मल ऑक्साइड हैं ये तो बहुत ही कॉमन है, सामान्यतः ऑक्सीजन हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड में ही पाया जाता है। ये ऑक्साइड बहुत ही कॉमन है। कॉमन का मतलब है आसानी से मिलते हैं, बहुत ही आसानी से मिलते हैं। ठीक है ना बच्चों। जबकि जो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड हैं ये रेयर हैं। रेयर मतलब आसानी से नहीं मिलते। उपरोक्त दोनों प्रकार के ऑक्साइड रेयर ऑक्साइड्स हैं। आसानी से नहीं मिलते हैं। अच्छा, ये सामान्यतः जो क्षारीय अथवा क्षारीय मृदा धातु है ना, वही बनाते हैं बच्चों, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड। ये सामान्यतः क्षारीय, जिनको हमने एल्कली मेटल्स बोला है, अथवा क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये धातु ही बनाते हैं। और एक और जो जनरली हमारे काम आता है तथा ये है, देखिए H2O2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड।
ये देखिए बच्चों, तो यहां सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड की अगर बात करें तो नॉर्मल ऑक्साइड में देखिए, नॉर्मल ऑक्साइड में जिसको हमने सामान्य ऑक्साइड बोला है, में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ये हमेशा -2 होगा। ये देखिए बच्चों, ये फिक्स्ड है हमेशा। तो सामान्य या नॉर्मल ऑक्साइड, जैसे उदाहरण अभी जैसे अपन ने बात करी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा सर कि कौन सामान्य ऑक्साइड है, कौन परऑक्साइड है, कौन सुपर ऑक्साइड है? तो गुरु है ना, मैं बता रहा हूं ना आपको। आप तो हमेशा सभी ऑक्साइड्स को सामान्य ऑक्साइड की तरह ट्रीट करो। अब देखो, जैसे सपोज अपन यहां पे H2O की बात करते हैं, तो अभी मैंने तुमको उदाहरण दिया था कि हाइड्रोजन अधातु से जुड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन है, प्रत्येक हाइड्रोजन पर +1, तो 2 पर +2, तो ऑक्सीजन पर कितना आएगा? -2। ये देखिए, यही हमने ऊपर लिखा है, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -2 है ना। ऐसे अगर CO2 की बात करो तो C से O जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक ऑक्सीजन पर -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, तो यहां प्रत्येक ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीकरण अंक है। ठीक है ना बच्चों? ऐसे तुम सभी में बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये देखिए, तो यहां पे O2 पर मैंने -4 क्यों लिखा है? क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2, 2 ऑक्सीजन के परमाणु दिख रहे हैं तो -4, तो इससे कार्बन पर पता चल जाएगा तुमको कितना है, +4। ये देखिए बच्चों, तो जब भी तुम सामान्य ऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण लिखने जाओगे, हमेशा कितना लिखोगे? -2। अब परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को भी देखते हैं, पहले ये लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जैसे यहां मैं बी पार्ट में लिखता हूं परऑक्साइड में, परऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन का, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ये हमेशा -1 होगा। ये देखिए बच्चों, -1 होगा। और अभी आपको मैंने यहां पर ये टिप दिए कि परऑक्साइड हो चाहे सुपर ऑक्साइड हो, बहुत ही रेयर हैं, आसानी से नहीं मिलते ये। और सामान्यतः जो क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु हैं वो ही जनरली ये बनाते हैं। फिर मैं आपको भी ट्रिक भी बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि सामान्य ऑक्साइड है या परऑक्साइड है ना। तो पहले इसको सुनिए आप। जैसे मान लेता हूं मेरे पास Na2O2 है, ये देखिए, इसका नामकरण है सोडियम परऑक्साइड। ये परऑक्साइड बॉन्ड होता कैसा है? देखिए, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड बंध। 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य सिंगल सहसंयोजक बंध। सिंगल मतलब एक सहसंयोजक बंध को परऑक्साइड बंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, परऑक्साइड बंध कहते हैं। तो ये परिभाषा है परऑक्साइड बॉन्ड की। किसकी? परऑक्साइड बॉन्ड की। जैसे अब Na2O2 को देखिए आप, इसका देखिए संरचना सूत्र। ये संरचना सूत्र लिखने के जो तरीके हैं ये मैं आपको रासायनिक बंधन में बताऊंगा। देखिए, एक ही चैप्टर में सारी चीजें संभव नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मैं आपको
वहां बताऊंगा, आवर्त सारणी में बताऊंगा, रासायनिक बंधन में बताऊंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो जैसा जैसा मैं आपको बोल रहा हूं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। तो हमने अभी जो ऑक्सीकरण अंक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण अंक देख लिया, क्षारीय मृदा धातु का ऑक्सीकरण अंक देख लिया, हमने अणुओं का देख लिया, आयन का देख लिया, हमने ऐसे ही यहां पर अभी हाइड्रोजन का देखा, धातु हाइड्राइड में, अधातु हाइड्राइड में, ऑक्सीजन का देखा। तो देखिए जो संरचना सूत्र है इसका वो कुछ ऐसा है, ये देखिए Na2O2, और हम सोडियम को पहले ही जानते हैं क्षारीय धातु है, अर्थात इसके ऊपर +1 आवेश है, ये देखिए, तो यहां पर भी +1 होगा। तो जब दोनों सोडियम पर +1 है तो देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य ये सिंगल सह संयोजक बंध है, इसी को हमने अभी बोला है परऑक्साइड बंध। और इसलिए दोनों ऑक्सीजन पर -1 आवेश है, जो ऑक्सीकरण अंक भी है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु परऑक्साइड में ऑक्सीकरण अंक कितना बताता है? -1। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो Na2O2 है, क्योंकि प्रत्येक सोडियम पर +1 है तो 2 सोडियम पर +2, प्रत्येक ऑक्सीजन पर -1 है तो 2 ऑक्सीजन पर -2, तो कुल कितना आवेश है Na2O2 पर? आंसर है 0। तो देखिए Na2O2 का कुल ऑक्सीकरण अंक ये हमेशा 0 होगा। समझ गए सभी बच्चे? तो परऑक्साइड बंध की हमने परिभाषा देख ली, एक या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक सह संयोजक बंध 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी जगह हम देख लेते हैं सी, सुपर ऑक्साइड में। ये देखिए, तो सुपर ऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? आंसर है ये हमेशा -½ होता है। ये देखिए, अब ये सुपर ऑक्साइड क्या होगा? जैसे हमने भी देखा कि परऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के मध्य सिंगल सह संयोजक बंध। तो देखिए सुपर ऑक्साइड कैसा होता है, जैसे इसके लिए मैं उदाहरण यहां पे लेता हूं KO2, इसका नामकरण होगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। कैसे पता चल रहा है ये मैं आपको भी बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो देखिए वहां पे लिखता हूं बच्चों में, ये क्लियर है? लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, जैसे KO2 पर हम देख रहे हैं कि कुल आवेश 0 है, यहां पर कुल आवेश 0 है, मतलब ऑक्सीकरण अंक 0 है KO2 का। अब 0 कैसे हुआ है? ये देखिए, K मतलब पोटेशियम क्षारीय धातु, तो इसका मतलब इसके ऊपर तो +1 होना चाहिए, तो O2 पर कितना होगा? -1, तभी तो 0 हुआ है। और इसलिए प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर कितना होगा? जब O2 पर -1 है तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर -½ होगा। ये देखिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो अब ये होता कैसा है? देखिए ऐसा कुछ होता है, देखिए 2 ऑक्सीजन के मध्य एक कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों ऑक्सीजन एक ही पोटेशियम से जुड़े हुए हैं। ये भिन्नात्मक बॉन्ड है, फ्रैक्शनल बॉन्ड बोलते हैं इसको, भिन्नात्मक। ये भिन्नात्मक बॉन्ड का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शनल बॉन्ड। देखिए जनरली जो सह संयोजक बंध होता है ना, उसमें हमेशा दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, मतलब हर सह संयोजक बंध में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सम संख्या में 2 एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे यहां पर जो आपके 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 सह संयोजक बंध, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 सह संयोजक बंध है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना।
ये 1 में 2, 2 में 4, 3 में 6। समझ में आ रहा है सभी को? ऐसे तो ये सहसंयोजक बंध हैं। लेकिन ये जो हमने भिन्नात्मक जो डॉटेड लाइन से लिखा है, इसका मतलब होता है यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहां विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे भी बॉन्ड होते हैं क्या? हां बच्चों, इसको हम अभी रासायनिक बंधन में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल बॉन्ड, जहां पर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का बॉन्ड सुपर ऑक्साइड में होता है। किसमें होता है? सुपर ऑक्साइड में। तो अभी हमने यहां पर देखा कि जो पोटेशियम धातु है उस पर तो +1 और प्रत्येक ऑक्सीजन पर -12 ये देखिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो ट्रिक है, जैसे मान लेता हूं मेरे पास आ गया Na2O, मेरे पास आ गया Na2O2, मेरे पास आ गया NaO2। आपको पहचानना है कि कौन इसमें सामान्य ऑक्साइड है, कौन परऑक्साइड है, कौन सुपर ऑक्साइड है। क्या करोगे आप क्या करो, किसी भी ऑक्साइड में जो धातु दे रखा है सबसे पहले उस पर ऑक्सीकरण अंक पता कर लो। जैसे सोडियम क्षारीय धातु है तो सोडियम पर कितना, प्रत्येक सोडियम पर +1, तो 2 सोडियम पर +2, तो ऑक्सीजन पर कितना आना चाहिए? -2। तो एक ऑक्सीजन पर -2 आवेश किसकी परिभाषा है? हां, ये तो सामान्य ऑक्साइड की परिभाषा है। ये देखिए बच्चों, तो ये पता चल गया। इसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। चलिए इसको देखिए जरा सभी बच्चे, Na2O2 इसमें कितने सोडियम है? 2 हैं, तो फिर वही एक सोडियम पर +1 तो 2 पर +2, तो फिर O2 पर कितना होगा? -2। तो अब यहां प्रत्येक ऑक्सीजन पर कितना आवेश होगा? प्रत्येक ऑक्सीजन पर -1 होगा। ये देखिए बच्चों, और अगर प्रत्येक ऑक्सीजन पर -1 होता है तो ये किसकी पहचान है? ये तो परऑक्साइड की है। तो ये पता चल गया कि ये तो परऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड। ये देखिए, और ऐसे अगर मैं NaO2 की बात करता हूं तो NaO2 में जो सोडियम है, एक ही सोडियम है +1, तो O2 पर कितना होगा? -1। इसका मतलब यहां पर पता चल रहा है यहां प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर -12 आवेश है। ये देखिए, तो ये पता चल रहा है क्या है? ये सुपर ऑक्साइड। समझ में आ गया बच्चों सभी को? तो इस प्रकार से आप जो धातु होता है ना, मुख्यतः क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु, उनके ऑक्साइड्स को बहुत आसानी से पहचान पाओगे। अथवा मैंने आपको बोला, आप तो सभी ऑक्साइड को क्या मानते हुए चलो? सामान्य ऑक्साइड। माने वहां पे प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 ही आप लिखोगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम यहां पे और लिख देता हूं मैं बच्चों। यहां जैसे मैंने लिखा है BaO2, यहां मैंने लिखा है लिथियम का ऑक्साइड, यहां मैंने लिखा है पोटेशियम का ऑक्साइड। अब तुम पहचान सकते हो क्या? तो ये हम इसको K2O कर देते हैं। KO2 तो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस ही करके आए हैं ना। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये पहचान लीजिए कि किस प्रकार के ऑक्साइड हैं। ओके बच्चों, आपने पहचाना? तो देखिए क्या किया आपने, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा यहां पे धातु है, आपने उसका ऑक्सीकरण अंक तय किया होगा। जैसे बेरियम, तो बेटा मांगे कार सुंदर बापू, माने बेरियम पर +2 आवेश होना चाहिए, क्षारीय मृदा धातु है। तो O2 पर ओवरऑल कितना होना चाहिए? -2, तभी तो BaO2 पर 0 होगा। तो अगर 2 O2 पर, माना 2 ऑक्सीजन परमाणु पर -2 है, तो मैं यहां पे क्या तय कर सकता हूं? अतः एक ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -1 है। ये देखिए, तो इससे ये पता चल रहा है ये परऑक्साइड है, बेरियम परऑक्साइड। ठीक है बच्चों, Li2O2, तो Li2O2 में अगर आप पता करें तो आपने ऐसे किया होगा, लिथियम क्षारीय धातु, एक पर +1 तो 2 हैं, तो +2, तो O2 पर -2,
इसका मतलब यहां प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -1 आएगा। तो इससे यह पता चल रहा है यह भी परऑक्साइड है, लिथियम परऑक्साइड। और K2O, तो ऑब्वियसली यहां पे 2 पोटेशियम है, तो एक पोटेशियम क्योंकि क्षारीय धातु है +1, तो 2 पर +2, तो ऑक्सीजन पर -2, तो यहां ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -2 है, ये देखिए। तो इससे हमको ये पता चल रहा है ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पोटेशियम ऑक्साइड। तो मुझे लगता है बच्चों ये जो आज की अभी हमने एपिसोड को देखा है, इसके अंदर जो ऑक्सीकरण अंक है उसकी परिभाषा आपको क्लियर हो गई है। ऑक्सीकरण अंक अर्थात किसी भी परमाणु, अणु, आयन पर उपस्थित कुल आवेश। और इसके आधार पर जो मैंने आपको ये डिफरेंट केसेस बताए हैं, ये पूरे चैप्टर में, पूरी केमिस्ट्री में हमेशा आपके साथ चलने वाले हैं। जैसे क्षारीय धातु +1 ही ऑक्सीकरण अंक बताएंगे, क्षारीय मृदा धातु +2 ही ऑक्सीकरण अंक बताएंगे, अणु पर जो आवेश है वही उनका ऑक्सीकरण अंक है, आयन पर जो आवेश है वही उनका ऑक्सीकरण अंक है। और ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्राइड, ऑक्सीजन के यौगिकों को ऑक्साइड। तो ये जो आज का एपिसोड आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले जो एपिसोड आप इस सीरीज में देखोगे रेडॉक्स अभिक्रिया में, मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा इनके आधार पर जो प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं अब वो किस प्रकार से पूछी जा सकती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तथा जो हमने आज पढ़ा ऑक्सीकरण अंक, तो ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अवस्था, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, उनमें क्या अंतर होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो अगले एपिसोड्स के लिए तैयार रहिएगा रेडॉक्स जो रिएक्शन सीरीज है उसके अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार इसको लाइक करना तो बनता है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा। आपके अच्छे अच्छे जो कमेंट्स हैं वो हमको बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की इस सीरीज में। ओके बच्चों, तो ये ढंग से सभी सारे पॉइंट्स को पढ़ के समझ लीजिएगा।